जय हिंद दोस्तों। आरजीएस के एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजीएस का मतलब रिजवी ग्लोबल स्टडीज। मैं सादिक आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का सबसे पहला पोर्शन है भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास। तो इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए हमें इसके इतिहास में जाना पड़ेगा। पहले ये पता करना पड़ेगा कि असल में संविधान है क्या। तो संविधान दोस्तों नियम और कानून का एक संग्रह है, एक पोथी है, एक ग्रंथ है। वो क्या काम करता है, उसके अनुसार क्या काम होता है। तो गवर्नमेंट, सरकार जो भी काम करती है, सरकार बनती कैसे है, काम कैसे करती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, कोई भी संस्था, सरकारी, अर्ध सरकारी, प्राइवेट, यहां तक कि आम पब्लिक भी, आम आदमी भी किस तरीके से अपना जीवन निर्वाह करेगा देश के अंदर, क्या क्या नियम उसे मानने पड़ेंगे, क्या क्या नियम उसे नहीं, क्या क्या काम उसे नहीं करने हैं, सॉरी दोस्तों, क्या क्या काम उसे नहीं करने हैं, वो संविधान ही बताएगा। उस संविधान के अंदर सब लिखित है, कैसे आपको काम करना है, क्या नहीं करना है। तो वो तो बात एक अलग है। तो अब अभी हम एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम के अंदर क्या योगदान है, मतलब एग्जाम में कहा कितने क्वेश्चन आते हैं। तो कोई भी एग्जाम ले लो आप, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सेक्टर, बैंक की जो वैकेंसीज एग्जाम होते हैं, और यूपीएससी, वहां सभी में कहीं कम कहीं ज्यादा, मगर क्वेश्चन जरूर इस भारतीय संविधान से आते ही आते हैं। अब संविधान ऐसे ही नहीं बन गया, एक तो बहुत लंबा टाइम लगा इसे बनने में, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हुई। आप जैसे अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश की हुकूमत थी, और वो जो जो नियम यहां लाते रहे हमारे ऊपर चलाने के लिए, इन्फोर्स करने के लिए, जो जो नियम वो बनाते रहे, तो कमोबेश उसी नियमों से थोड़ा बहुत लेके और काफी हद तक भी लिया है। जैसे भारत शासन अधिनियम 1935 है, वो 70% के करीब वहां से लिया गया है और एज ए टीज रख दिया गया है। तो बनने की जो इसकी इतिहास है, बनने की जो प्रक्रिया है, उसके पीछे क्या इतिहास है, वो अब आज हम डिस्कस करेंगे और समझ के चलेंगे, बल्कि ना रटेंगे बल्कि समझेंगे और याद भी कर लेंगे। इसी से एक अच्छा तरीका है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, और जहां से क्वेश्चन आते हैं, जहां एग्जाम की दृष्टि से पीसीएस में खास तौर से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्या है, भारतीय संविधान का संवैधानिक विकास, ऐतिहासिक विकास ये भी बोल सकते हैं। तो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट होता है, शुरू होता है सन 1700, सन 1773 से 18 1853 तक। ये यहां से यहां इतना क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पीरियड था, ये पीरियड था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। उसके बाद में जब 1857 की क्रांति हुई, तो भारत का जो शासन है एज इट इज पहुंच गया ब्रिटिश क्राउन के अंदर। तो इस उससे पहले जो भी एक्ट यहाँ पे आते रहे, वो चाहे पिट्स इंडिया एक्ट के अनुसार आप देखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट या एक्ट बन के वो आते रहे, मगर जब वो पहुंच गया ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, पूरा प्रशासन पहुंच गया भारत का, तो फिर आया अधिनियम के से, अधिनियम नाम से आए। तो वो शुरू होता है 1858 से 1947 तक, मतलब भारत की आजादी तक। इन बिटवीन एक्ट जितने भी अधिनियम आए हैं, उन्हीं से लेके हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, 70%। ठीक है। अब हम देखते हैं इसका शुरुआत, इसका कैसे कैसे ये शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है।
तो दोस्तों सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने एक अधिकार पत्र दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि भारत में व्यापार करने का, न केवल भारत में व्यापार करने का बल्कि पूर्वी एरिया के अंदर व्यापार करने का। वो आए यहाँ व्यापार करने के लिए और उन्होंने व्यापार बदल दिया प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर। मतलब व्यापारी बन के आए और बन गए प्रशासक। वो कैसे प्रशासक बन गए? दो ऐसी लड़ाइयां हुई हैं जो उन्हें ताकत देती है, उन्हें पावर देती है। सन 1757 की प्लासी की लड़ाई और फिर उसके बाद होती है 1764 की बक्सर की लड़ाई। वहां से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो जाता है और वो एक बहुत बड़े भूभाग पे उनकी राजनीति चालू हो जाती है। 1757 और 1764 के बाद में उन्होंने इतना धन इकट्ठा किया, इतना धन इकट्ठा किया, भ्रष्टाचार भी किया, लोगों से उपहार के रूप में बहुत लिया, पैसा इकट्ठा किया और इतना धन इकट्ठा करके वो लेके जाते रहे ब्रिटेन के अंदर। जब ब्रिटेन में लेके वो वहां पे जाते रहे तो वहां वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न हो गई। मतलब जो शासन था, जो राज चल रहा था ब्रिटेन के राजा से ज्यादा, एक टाइम ये आया कि ब्रिटेन के राजा से उनकी ज्यादा संपत्ति हो गई। अब वहां प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि ये जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। भारत एक ऐसा देश था कि जो व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा प्लेस रहा है, खास खास तौर से बाहर से आने वाले लोगों के लिए। उन्हें मालूम था कि मसालों का ये एक बहुत बड़ा यहाँ स्टॉक है, खेती मसालों की बहुत जबरदस्त है और मसाला पूरे यूरोप के अंदर बिकता है और कितने गुना ज्यादा बिकता है, 16 गुना, कितना ही गुना, बहुत ज्यादा प्रॉफिट उन्हें होता है। तो जब वहां ब्रिटेन के अंदर स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी तो वहां के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ बुक की सिफारिश पे ईस्ट इंडिया कंपनी पे अंकुश लगाने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए एक एक्ट पास किया जाता है जिसका नाम था रेगुलेटिव एक्ट 1773। अब ये एक्ट आने के बाद में इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें थी। ये एक्ट, सब पहली बात तो यही है कि इस एक्ट से कंपनी पे अंकुश लगाना था। दूसरी चीज ये थी कि इन्हीं के अनुसार भारत पे शासन भी चलाना था। ठीक है, इसकी क्या क्या खासियत थी? इसकी सबसे पहली खासियत थी कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। दूसरे नंबर पे कंपनी को अपने सभी कार्य, कंपनी जो भी कार्य करती, राजनीतिक, प्रशासनिक, उसकी जानकारी ब्रिटेन को देना सुनिश्चित कर दिया कि आप जो भी वहां काम करोगे उसकी सारी जानकारी आपको हमें देनी है। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा काम, सबसे मेजर काम किया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। इससे पहले क्या होता था कि भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंबई और बंगाल। सबके अलग अलग गवर्नर थे, सब अलग तरीके से काम करते थे, मगर इस एक्ट के अनुसार, रेगुलेटिव एक्ट के अनुसार, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया और मद्रास और बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया। तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। अब जब इनकी पावर बढ़ा दी गई तो फिर इनकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। कार्यकारी परिषद का गठन किया गया 4 सदस्यों का, जिसके अंदर फिलिप, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसेन और बोरवेल थे। तो पहला ही पॉइंट उठता है कि भारतीय संविधान बनने में पहला ही पॉइंट यहां से दिखाई देता है कि गवर्नर अपने विवेक से खुद से निर्णय नहीं ले सकता है। उसे ये जो कार्यकारी परिषद थी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। बगैर इनकी परमिशन के कोई भी वो लॉ कोई भी पास नहीं कर सकता है। मतलब इनसे पूछना बहुत, मतलब इनकी सलाह लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये 4 सदस्य हैं, इसी का प्रभाव पड़ता है हमारे संविधान पे। बहुमत, मेन बात निकल के आती है बहुमत।
अब बहुमत जहां ज्यादा होगा, तीन एक तरफ हो जाते हैं, सॉरी, तो बहुमत अब हम देखते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट के अंदर कि आज भी हमारा जो संसद है वो किस पे चलता है। संसद के अंदर जो गवर्नमेंट है किसकी बनती है, बहुमत वाली पार्टी की। वहां कोई भी नियम, कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट होता है किसके अनुसार होता है, बहुमत से। तो बहुमत का जो प्रावधान शुरू हुआ है वो इसी रेगुलेटिव एक्ट 7073 से शुरू हुआ है। पांचवी सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या थी, इसके अनुसार कलकत्ता के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया। ठीक है, अब वो बन के तैयार होता है 1774 के अंदर, जिसके अंदर मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इन थे और हाइट चैम्बर और लेमिस्टर उनके अन्य न्यायाधीश थे। दूसरा ही पॉइंट यहीं से शुरू हो जाता है, हमारे इंडिया के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट है। तो वो जो बनने की प्रक्रिया हुई वो भी इसी से शुरू हुई, यहीं से लिया गया। तो इस तरीके से जो इतिहास है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहां कहां से कैसे कैसे लिया गया, तो इनका पढ़ना इसी वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ये जो एक्ट, ये अधिनियम है, इनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इस वजह से मेरा मकसद है इसे बताने का। एक और इसके अंदर प्रावधान था कंपनी के कर्मचारियों पे अंकुश लगाने का। उन्हें रिश्वत से मना किया गया, उपहार लेने से मना किया गया, और कंपनी के कर्मचारी क्या करते थे, वो अपना निजी व्यापार भी करते थे साथ में। कंपनी तो सामान खरीदती थी, उसके जो कर्मचारी थे वो भी पर्सनल अपना सामान खरीद लेते थे और वो वहां ब्रिटेन भेजते थे। खर्चा कंपनी करती थी और फायदा उनको होता था। तो वो चीज सारी बंद करना था। तो यही एक प्रावधान इसके अंदर जोड़ा गया कि कंपनी का कोई भी कर्मचारी ना तो भारतीयों से रिश्वत लेगा, क्योंकि उस समय वैमनस्य फैला दिया था, भ्रष्टाचार बहुत ऊपर हो गया था, रिश्वत मांगते थे जबरदस्ती, उपहार लेते थे जबरदस्ती। एक समय यह आ गया था कि बंगाल का जो नवाब था उससे इतना, रॉबर्ट क्लाइव ने इतना उपहार लिया कि उसे अपने घर के सोने और चांदी के बर्तन भी बेचने पड़े। तो ये इन्होंने स्थिति पैदा कर दी थी। उसी को खत्म करने के लिए ब्रिटेन ने ये रेगुलेटिव एक्ट भारत में भेजा था, बनाया था और फिर इसे इन्फोर्स भारत में किया था। तो ये मोटी मोटी चीजें इसकी एक्ट की हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद में एक दूसरा एक्ट आता है, सिर्फ वो संशोधनात्मक कानून था, मतलब कुछ इसकी कमियां थी जो सही से उनको पूरा करने के लिए एक दूसरा कानून आता है 1781 का अमेंडमेंट एक्ट समझ सकते हैं इसे। इसकी इसकी क्या विशेषता थी, न्यायालय जो बना था 1773 के रेगुलेटिव एक्ट के अनुसार सन 1774 में, उसका जो अधिकार क्षेत्र था वो स्पष्ट कर दिया कि कितना तुम्हें अधिकार है लोगों के ऊपर, मतलब कानून किस किस तरीके से अधिकार स्पष्ट कर दिया। उच्चतम न्यायालय और सरकार, सरकार तो होती थी माने ये आपका गवर्नर जनरल और उसकी जो है कार्यकारी परिषद, ये जो भी कानून बनाए और न्यायालय जो भी कानून बनाए, उसको एक डायरेक्शन थी कि तुम्हें भारतीयों के जो रीति रिवाज हैं उसको स्पेशल ध्यान में रखना है, उसको ध्यान में रख के ही आपको कोई भी कानून बनाना है। ठीक है, तीसरा तीसरा इसके अंदर एक चीज थी, प्रांतीय न्यायालयों से अपील गवर्नर जनरल के यहां की जा सकती थी। अब न्यायालय जो प्रांत के न्यायालय हैं वहां से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो हायर अथॉरिटी में तो जाएगा ना, ऊपर तो जाएगा, तो ऊपर तो कुछ था नहीं उस समय। तो इस एक्ट के अनुसार अपील का जो अधिकार दिया गया वो गवर्नर जनरल को दिया गया कि गवर्नर जनरल कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की से जो संतुष्ट नहीं है उनकी वो सुनवाई कर सकता था। फिर आता है पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है। ठीक है दोस्तों, ये पहला ब्रिटिश ताज वाला वैधानिक दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, इस इसके अनुसार क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, द्वैत शासन की शुरुआत की गई, कंपनी को राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी पहले का जो एक इकट्ठा काम कर रही थी, व्यापार भी कर रही थी और राजनीति भी कर रही थी, शासन भी चला रही थी। अब उसमें प्रॉब्लम आने लगी, उसको खत्म करने के लिए क्या काम किया कि राजनीतिक कार्य, जो राजनीतिक कार्य है उसके लिए अलग एक
बोर्ड बना दिया गया और व्यापार जो कर रहे थे उनके लिए एक सेपरेट अलग बोर्ड बना दिया गया। तो जो व्यापार कर रहे थे उनके लिए जो बोर्ड बना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाया, और जो राजनीतिक शासन चला रहे थे उनके लिए जो बोर्ड बना वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल बहुत अहम है और ये इसका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल को की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। देखिए कितनी बड़ी बात। यहां गवर्नर जनरल के जो कार्यकारी परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 4 थी और यहां कर दी 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें का मतलब यह हुआ कि गवर्नर जनरल के पावर को बढ़ा दिया गया। अब यहां से ये देखा जाता है कि जो कार्यकारी परिषद है वो स्वतः ही अपनी तरफ से कानून नहीं बना सकती है जब तक गवर्नर उसके अंदर शामिल ना हो। पहले क्या था, तीन 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 एक जगह हो गए या 4 जगह हो गए, जो उन्होंने बोल दिया गवर्नर को वही मानना था। ठीक है, अब बगैर गवर्नर के वो कोई भी कानून नहीं बना सकते। 3 हो गए, दो एक जगह होंगे, दो एक जगह हो जाएंगे। ये गवर्नर जनरल की पावर यहां से हम देखते हैं कि बढ़ा दी गई। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फिर एक संशोधनात्मक कानून आया, संशोधन हुआ कानून के अंदर। वो कानून में संशोधन कोई बड़ी बात नहीं थी। क्या हुआ कि यहाँ गवर्नर जनरल जो था उसको सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, उसे पावर दे दी गई कि तू ही जो है अब उस सेना का सर्वोच्च, सेना सारी तुम्हारे हाथ में है। तो किसको ध्यान में रख के बनाया गया है ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है दोस्तों, बस ये इतना ही है, इससे आगे कोई खास नहीं है। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण एक्ट आया 1813 के अंदर। 1813 का जो एक्ट था ये आया खास तौर से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का दौर था। बहुत बड़े बड़े उद्योग लग रहे थे उस समय पे, व्यापार बढ़ रहा था सब देशों से। तो वहां की जो पब्लिक थी उन्होंने ये कहा वहां के राजा से कि क्या ऐसी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी भारत में जाके? उन्हें भी भारत के उपयोगिता के बारे में पता चल गया कि वहां किस किस तरीके से व्यापार किया जा सकता है, वहां से सामान कैसे हम कच्चा माल लेके आ सकते हैं, अपना माल वहां कैसे हम बेच सकते हैं, मुनाफा तो हम भी कमाएं। तो उनकी बात को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट आया। इस एक्ट की में क्या खासियत थी? कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था कि कंपनी ही व्यापार करेगी केवल, उस पे अंकुश लगा दिया कि कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया। कोई भी आके यूरोप से, ब्रिटेन से कोई भी आके, सॉरी यूरोप में गलत बोल गया, ब्रिटेन से कोई भी आके व्यापार कर सकता है। एक चीज। दूसरी चीज, अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एक जगह यहां इंडिया में एकाधिकार खत्म कर दिया, मगर दूसरी जगह उन्हें एकाधिकार रहा। एक तो चीन के साथ एकाधिकार इनका रहा कि तुम चीन में जाओ, क्योंकि चीन एकदम बॉर्डर देश था, वहां जाके तुम व्यापार करो, एकाधिकार तुम्हें वहां रहेगा। दूसरा, चाय, एक चाय बहुत बड़ा फैक्टर था, एक बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री है चाय की। तो चाय के अंदर जो एकाधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रहा और वो चलता रहा। इसमें एक और खासियत चीज जोड़ी गई, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दे दी गई कि तुम आओ अपना धर्म का यहाँ प्रचार करो। तो उनको लीड करने वाला सबसे पहला विलियम फोर्स के नेतृत्व में वो लोग यहाँ भारत में आए और उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा मिशनरियों के स्कूल हैं, मिशनरियों की बहुत सारी चीजें हैं। एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में शिक्षा का जो ग्राफ था बहुत डाउन था उसके अंदर। ठीक है, एक थोड़ा सा भारतीयों को रिलैक्सेशन देने के लिए उन्होंने एक काम किया कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात कही गई इसके अंदर। कि 1 लाख, उस समय 1 लाख भी बहुत होता था नए नए स्कूल कॉलेज बनाने के लिए, वो खैर दूसरी बात थी। तो यहां तक ये चीजें खत्म हो जाती हैं। अब इसके बाद में चार्टर्ड एक्ट आता है 1833। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक्ट रहा। इसमें क्या हुआ, कंपनी का जो एकाधिकार बचा हुआ था पहले चीन के साथ और चाय के साथ, वो भी खत्म कर दिया। अब कंपनी सिर्फ शासन चलाएगी, व्यापारी नहीं करेगी। दूसरा, बंगाल के, ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, बंगाल का गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर, पहले जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल और मद्रास और बंबई के गवर्नर को उसका अधीन कर दिया था,
यहां से क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो वो पहला गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेटिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्वपूर्ण तीसरा, यूरोपियों को भारत में आके यहां बसने, संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया कि यूरोप बाहर उसके बाद आए, बहुत यूरोपीय आज तक भी हैं हमारे यहाँ, तो वो इसी एक्ट के अनुसार आए, यहाँ पे आए और यहाँ संपत्ति खरीदी, यहाँ पे घर बनाया, व्यापार किया, वो सब कुछ उन्हें छूट मिली इससे। एक इसके अंदर प्रावधान हुआ, विधि सदस्य को जोड़ा गया, कानूनी सलाहकार को जोड़ा गया, कानूनी सदस्य को जोड़ा गया, और वो जुड़ने वाले थे लॉर्ड मैकाले सर्वप्रथम। ठीक है, उसके बाद में एक प्रावधान और था इसके अंदर, विधि आयोग की सदस्य स्थापना की गई, विधि आयोग की स्थापना की गई, उसके चीफ को बनाया गया, उसके जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले थे। ठीक है, और छठी इसके अंदर 6 नंबर पे जो प्रावधान था वो था दास प्रथा, जो एक बहुत बड़ी कुरीति हमारे देश के अंदर चली आ रही थी, दास प्रथा, सती प्रथा, ठगी प्रथा। एक तरीके से देखा जाए तो ये ब्रिटेन की ही वजह से ये चीजें खत्म हुई है, तो उन्होंने इसे प्रतिबंध करने के लिए बोल दिया इस एक्ट में। लेकिन समाप्त जो हुआ है पूर्ण रूप से, वो 1843 में हुआ है। किसके काल में हुए? लॉर्ड एलन बरो के काल, शासन काल में। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहां से ये इसके अंदर ये प्रमुख प्रावधान थे जो बहुत ठीक थे एग्जाम की दृष्टि से भी और वैसे भी। फिर एक ईस्ट इंडिया कंपनी का लास्ट एक्ट था 1853 का। इसके अंदर क्या चीजें थी, इस पे देखते हैं। सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा, पहले तो वो ऐसे ही कोई भी आ जाता था, मतलब सबसे ज्यादा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर मोस्टली वो ब्रिटेन से होते थे, इंडिया के तो बहुत कम होते थे। अब जब इंडिया के लोग भी उन्होंने बोला कि यार हमें भी इसके अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है, तो एक ये प्रावधान इस एक्ट में किया गया 1853 के अंदर कि जो भी एग्जाम होगा, एग्जाम मोस्टली होता था आईएएस आईपीएस के लिए, प्रशासनिक अधिकारियों के लिए, तो वो जो एग्जाम होना था वो ऐसे ही किसी रिश्तेदार को उठा के नहीं रखना था, एक प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार होना था। वो प्रतियोगिता परीक्षा ब्रिटेन में भी होती थी, बाद में चल के आगे चलने के बाद में इंडिया में भी होनी शुरू हो गई। तो एक ये प्रावधान था इसके अंदर। दूसरा प्रावधान, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रेसिडेंसी बनाने का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, सॉरी, तो दोस्तों इसके अंदर दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रेसिडेंसी बनाने और जो पुरानी प्रेसिडेंसी है उनके उनके क्षेत्र को, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार मिला। ठीक है, तीसरा प्रावधान था इसके अंदर, विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बनाया गया। विधि सदस्य मतलब यहां जोड़ा गया लॉर्ड मैकाले, विधि सदस्य पहले अस्थायी थे, इस एक्ट के अनुसार इन्हें स्थायी सदस्य बना दिया गया। तो ये पहला हमारा संवैधानिक विकास का पहला चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। इसके अंदर हम खासियत देख लेते हैं, इसमें एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि इसके अंदर खास खास चीजें क्या थी। ठीक है, तो पहला हमारा रेगुलेटरी एक्ट 1773 था, जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थब्रुक द्वारा की सिफारिश पे यह एक्ट बना था। इसके मुख्य प्रावधान थे कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को जो है मान्यता दी, उनको रेगुलेट किया। दूसरा क्या था, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको उनके अधीन कर दिया गया। बनने वाले सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स थे। चौथा प्रावधान था, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का की स्थापना की गई। वो कार्यकारी सदस्य कौन कौन थे? फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसेन और बोरवेल। एक प्रावधान था इसके अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो इस एक्ट के अनुसार, मगर स्टेबल हुआ 1774 का।
जिसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इंग थे, हाई चैम्बर और लिमेस्टर। एलिजा इंग थे मुख्य न्यायाधीश थे, बाकी अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को रिश्वत लेना और उपहार लेना, उपहार पर पाबंदी लगा दी। तो 3-4 इसके ये हैं। अब उसके बाद में आता है एक कोई खास 1781 का एक्ट जो संशोधन हुआ। इसमें क्या था, न्यायालय के अधिकार क्षेत्र जो था उसको स्पष्ट कर दिया, कितना क्या अधिकार है आपका। उच्चतम न्यायालय और सरकार को नियम बनाते समय भारतीय रीति रिवाज को ध्यान में रखना आवश्यक था, एक ये था। तीसरा था प्रांतीय न्यायालयों से जो अपील थी वो गवर्नर जनरल के यहाँ की जा सकती थी, यही इसकी प्रावधान थे। फिर आया फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये देश शासन शुरू यहां से हुआ। देश शासन की शुरुआत हुई इसमें। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया और व्यापारिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया। ठीक है। ब्रिटिश ताज वाला पहला वैधानिक दस्तावेज गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, मतलब उसकी पावर गवर्नर की बढ़ा दी गई, गवर्नर जनरल की। फिर उसके बाद में आता है 2 साल बाद में 1786 का संशोधनात्मक कानून, अमेंडमेंट एक्ट। गवर्नर जनरल को सर्वप्रथम सेना का सर्वोच्च सेनापति बना दिया गया, लॉर्ड मैकाले बने। फिर आता है उसके बाद में चार्टर्ड एक्ट 1813, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद में। और इसकी मुख्य बात थी कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, केवल चीन और चाय के साथ ही एकाधिकार रहा। ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट दी गई। विलियम फोर्स सबसे पहले थे जो आए। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख खर्च करने की बात कही गई। ठीक है, ये इसकी महत्वपूर्ण प्रावधान है। फिर उसके बाद में आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। कंपनी के एकाधिकार को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, चाहे चीन और चाय वाला भी समाप्त कर दिया। अब बंगाल के, ये महत्वपूर्ण इस वजह से, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, वो बने लॉर्ड विलियम बेटी। यूरोपियों को भारत में आने, यहां बसने और संपत्ति खरीदने का अधिकार दिया गया। एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, वो विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। विधि आयोग की स्थापना की गई, लॉर्ड मैकाले उसके अध्यक्ष बने। दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई, समाप्त करने की बात कही गई, लेकिन समाप्त हुआ 1843 में लॉर्ड एलन बरो के समय में। ये महत्वपूर्ण चीज है इसके अंदर। फिर लास्ट वाला देख लेते हैं, चार्टर्ड एक्ट 1853। इसमें क्या क्या प्रावधान थे। सरकारी सेवाओं में जो नियुक्तियां थी वो प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा ही होना सुनिश्चित किया। इसके अनुसार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को नई प्रेसिडेंसी बनाने का अधिकार और पुरानी प्रेसिडेंसी की सीमाओं में परिवर्तन करने का भी अधिकार दिया गया। विधि सदस्य को स्थायी सदस्य बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि हमारी कोशिश को और मजबूत बनाएं और अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं, पढ़ा सकूं और आपकी हेल्प हो सके और मेरी भी हेल्प हो सके। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।